Okay, beta, today's lecture is regarding the energy. Energy क्या होती है बेटा? It is ability of an object to, ability of an object to do some work. डेफिनेशन आते हैं तो नहीं ना सीएल में। देखें जो आएगी मैं बताऊंगा आपको। इस तरह ये डेफिनेशन नहीं आती। ये तो देखें, इसको बताने का मकसद ये होता है कि आपको अवेयर भी तो हो ना कि हम चल क्या रहा है। कभी चीज डायरेक्टली नहीं आती, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड बाकी चीजें आ सकती हैं। अब फर्ज करें, मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज हम ये टॉपिक पढ़े एनर्जी। अब बच्चे को एंड पे पता चले कि जी एनर्जी मालूम नहीं है मुझे कि एनर्जी होती क्या है। तो फिर इसलिए कुछ चीजें होती हैं जो बेसिक बतानी पड़ती है, ठीक है, जिस तरह फिजिक्स की डेफिनेशन बतानी पड़ती है, हालांकि कोई नहीं पूछता, ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एस आई यूनिट क्या होता है एनर्जी का? एस आई यूनिट वही है जो वर्क डन का है। सो एस आई यूनिट इज जाउल। इसका मतलब कि अगर आपके पास 100 जाउल एनर्जी है तो आप कुछ तकरीबन 70-80% जाउल वर्क डन कर सकते हैं। 100% क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो वी आर नॉट 100% एफिशिएंट, बिकॉज रेस्ट ऑफ ऑल द एनर्जी वुड बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म। ठीक है बेटा, आप इसको प्लीज वरना मैं अपने पास इसको रख लूं। क्या सर्च किया मैं फिजिक्स की डेफिनेशन देख रही थी। अच्छा, वो मैं बता देता था। अच्छा, एस आई यूनिट ऑफ जाउल, एस आई यूनिट जो है वो बेटा जाउल है। और ये बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कल भी हमने डिस्कस किया था। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और सिर्फ यूनिट होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। अब अगर बेटा हम बात करते हैं एनर्जी की, सो वी आर गोइंग टू सेग्रीगेट इनटू मेनी टाइप्स, जिसकी बेसिकली 4 टाइप्स हैं। तो अगर हम मेनली डिस्कस करें तो जो मेनली है हमारे पास वो 2 है। नंबर 1 इज काइनेटिक एनर्जी। 4 मतलब जो हमारे सिलेबस में बनती है। दूसरी बेटा आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। जी, उसके ऊपर भी हम आते हैं। सो एक होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट energy possessed by a moving object is called kinetic energy. अब जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो किसके इक्वल है? इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ पे बेटे एम हमारे पास मास है और जो वी है दैट इज व्हाट? द वेलोसिटी। वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर का जब स्क्वायर ले लिया जाता है सेम डायरेक्शन के अंदर तो वो क्या बन जाता है? स्केलर बन जाता है। सो अगर हम बात करें कि वेक्टर का स्क्वायर सेम डायरेक्शन में है, सेम का मतलब है कि दोनों वेलोसिटी, लाइक वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सेम है, अगर उसका मैं वेक्टर उसके उसी के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो डायरेक्शन दोनों की सेम हो। तो डायरेक्शन अगर सेम हो जाए दोनों वेक्टर्स की तो इसका मतलब क्या होता है कि वो स्केलर बन जाती है पॉइंट। जिस तरह मैं एग्जांपल दूं, कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्क डन। वर्क डन के अंदर फोर्स भी वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर है। अब दोनों की डायरेक्शन क्या होती थी बेटा? सेम, तो इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और बेटा इसका फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी एग्जांपल्स अगर कोट करें तो क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? मूविंग कार, कोई भी चीज मूव कर रही है। हाँ, रनिंग एथलीट, बुलेट फायर्ड। सो ये आपके पास ये कुछ चंद एक एग्जांपल्स हैं इसके। अब जो बेटा पोटेंशियल एनर्जी है वो
आपके पास मेनली 4 टाइप्स की है, हमारे सिलेबस में 3 है टाइप्स। अब हम उसको जरा लिख लेते हैं। पहली को बेटा हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑर्डर याद रखना जरूरी नहीं है। सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं पीई के साथ डिनोट करूंगा। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको पोटेंशियल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज एक्चुअली द हिडन और स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि ये हमें नजर नहीं आती। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड आई हैव रेज्ड दैट ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन हाइट, तो मैंने उसको लिफ्ट करने में कुछ काम किया है। सो आई डिड सम वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू रेज इट टू अ सर्टेन हाइट। When once the energy is stored in that object in the form of gravitational potential energy, when I'm going to release that object, अगर मैंने शेल्फ पे रखा था और मैं शेल्फ से उसको बाहर निकाल देता हूँ, तो क्या वो वहां पे स्टे करेगा इन एयर? नो, इट वुड गो डाउन। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी थी, पोजेस कर ली, उसके पास एनर्जी स्टोर हो गई। अब वो एनर्जी किसी और फॉर्म में जा सकती है, और वो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी कभी भी जाया नहीं होती, एक से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज व्हाई वी वुड से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल होता है। एनर्जी कभी भी जाया नहीं होती, या हम इसको बना नहीं सकते खुद से, बट एक से दूसरी फॉर्म में ये हमेशा कन्वर्ट हो जाती है। लेट्स सपोज कि मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, जो मैंने फूड खाया, मेरे पास ताकत आई, एनर्जी आई, एंड आई एम एबल टू स्पीक। मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं गले के, एंड दे हैव द काइनेटिक एनर्जी। उससे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी आप तक पहुंचती है, आपके कानों के जो वोकल कॉर्ड, वो सॉरी, जो ईयर ड्रम है उसके ऊपर फॉल करेगी मेरी साउंड, और उसके बाद ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, और ईयर ड्रम की वाइब्रेशन से वो साउंड एनर्जी जो है वो साउंड में कन्वर्ट होगी, आप सुनेंगे उसको। जब ईयर ड्रम पे फॉल करती है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। जब वाइब्रेशन है, वाइब्रेट हो रहे हैं ना पार्टिकल्स, तो दिस वे एनर्जी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहली होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी बेटा आपके पास है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी बेटे आपके पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को आप स्ट्रेन एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब आपसे पूछा गई थी चौथी एनर्जी कौन सी है, तो बेटा दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट आई एम राइटिंग इट हियर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अब हम एक एक करके इन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? बिफोर गोइंग इनटू दैट डिटेल, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक की पॉइंट आपने नोट करना है, अदरवाइज इग्नोर ना हो जाए वो। इफ velocity of the body gets doubled, then new kinetic energy would be how much times of initial value? Yes, can you guess? अगर हम वेलोसिटी डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज करेगी? 4 टाइम्स। गुड। एंड द रीजन इज व्हाट? रीजन इज द फॉर्मूला। रीजन फॉर्मूला कैसे है? लेट्स टॉक अबाउट इट। कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², तो नई काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी प्राइम कह रहा हूं, दिस इज mv² प्राइम, नई वैल्यू प्राइम। तो अगर मैं v प्राइम को 2v ले लूं, ये जो मेरी नई वेलोसिटी है वो पहले वाले का डबल है, यहाँ पे देख लीजिएगा। सो अगर नई वेलोसिटी जो है वो पहले वाले का ट्वाइस है, तो आई वुड सिंपली से कि जो काइनेटिक एनर्जी प्राइम होगी, दिस इज 1/2m2v का स्क्वायर। So which is going to give me 4 times 1/2mv². So मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? Ke. So Ke prime would be equal to 4 times of Ke. This is actually a very important relation. कैम्ब्रिज के अंदर मल्टीपल टाइम्स ये पूछा जा चुका है, तो CAIE कैम्ब्रिज के अंदर ये पूछा जा चुका है। लेट मी सी व्हाट द क्वेश्चंस आर, जस्ट वन सेकंड।
जी, इज दैट क्लियर बेटा? एनी क्वेश्चन सो फार? अब ना जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन में दिया होगा कि इट्स डबल। हाँ, देखो एग्जामिनर क्वेश्चन फिर पूछेगा कैसे, आपको कैसे पता चलेगा? एग्जामिनर स्टेटमेंट में पूछेगा ना आपसे, तो स्टेटमेंट में दिया होगा कि कितने टाइम्स इंक्रीज करना है। अगर वो कहता है मैंने वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज की है, तो काइनेटिक एनर्जी वुड बिकम 9 टाइम्स। 3 का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेना है। अच्छा, एक एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, अगर हमारे पास v क्यूब हो तो बच्चे समझते हैं कि अगर मेरे पास एक क्यूब है जिसकी एवरी साइड इज l, तो बच्चों को लगता है कि ये शायद 3l के बराबर होगा, जो कि ऐसा नहीं है। क्यूब कब आता है आपके पास? जब आप सॉरी, यहाँ पे v क्यूब नहीं, यहाँ पे लेंथ क्यूब होना चाहिए था। मतलब अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्यूब शेप के अंदर है, तो इसकी हर साइड l है। तो अगर मैं एल क्यूब ले रहा हूं तो ये इसलिए ले रहा हूं कि एल है, तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। सो दैट इज व्हाई एल रेज टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 3। दिस इज द वे हाउ वी गेट इट। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप 3 से मल्टीप्लाई करें। एल को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, एल को एल के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दोनों में फर्क है। इज दैट क्लियर बेटा? जी, वैसे अगर मास को डबल लीजिए तो आंसर भी फिर डबल ही होगा। अगर आप वेलोसिटी को चेंज नहीं करते और मास को डबल करते हैं, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। ठीक है, हमें वो प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है। तो सिंपली हम ये देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी नहीं। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड। यू आर राइटिंग? ओके, आर यू राइटिंग बेटा? Okay जी, first of all we are going to write the definition for gravitational potential energy. Again, जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, नॉट इन IGCSE, ये IGCSE के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। So what is gravitational potential energy? Let's talk about it. The energy of an object या energy possessed by an object due to its position. Energy possessed by an object due to its position. सो बेटा जीपीई का फॉर्मूला क्या होगा? ये वही फॉर्मूला है जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का होता है, क्योंकि वर्क जितना वर्क डन हम कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, वही एक्चुअली उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बन जाती है, क्योंकि दरमियान में कोई लॉसेस नहीं हुए। वेयर एम इज द मास, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और बेटा एच जो है वो हमारे पास हाइट है। सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m। तो इस तरह के मैं आइडेंटिकल 4 बॉक्सेस ले लेता हूं। क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, जरा तवज्जो दीजिएगा। इस हर बॉक्स का मास m है और ये हाइट h है। अब मुझे इन बॉक्सेस को इसके ऊपर स्टैक करना है, इस तरह स्टैकिंग करनी है। सो मेरा क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन स्टैकिंग द बॉक्सेस। 4 बॉक्सेस थे, मैंने स्टैक कर दिया, हर एक बॉक्स की हाइट जो है वो h है। ये इस तरह करने में मुझे टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा? एनी गेस? I'm going to give you some options. A, 16 mgh,
B 6 mgh, C 3 mgh, D 4 mgh। कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है। सर 16 16 होगा 16 बेटा जरा समझाएं कैसे होगा। सर। जो उनकी हाइट डबल होती जाएगी हाइट डबल कैसे हो रही है? सर। जब एक रखूंगा तो सर जो एच हाइट है ना सर वो डबल हो जाएगी तो सर उसकी अच्छा वैल्यू अच्छा, लेट्स डू इट। अब ये बेटा मेरे पास ये एक बॉक्स है, ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है उसको तो हाइट पे नहीं लेकर जाना हमने। इस बॉक्स को लेकर ऊपर लेकर आने में कितना वर्क डन किया मैंने? एक बॉक्स को स्टैक किया तो मैंने कितना वर्क डन किया? तो कहना इससे दिस इज mgh, क्योंकि सिर्फ h हाइट ऊपर गया ना। वो दूसरे बॉक्स को ऊपर रखने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा? कितना? 2 mgh, बिकॉज द हाइट कितनी हो चुकी है बेटा? 2h। सो वर्क डन वुड बी इक्वल टू 2 mgh। गुड। और तीसरे केस के अंदर बेटे मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? गुड, 3 mgh। So it is equal to what? 3 mgh. So this is how much height? और सिंपली मुझे थोड़ा राइट साइड वाले को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ये हाइट ये वाली बनानी थी आपने, ठीक है? जस्ट वन सेकंड, ये वाली हाइट बनती थी। अब बेटा मुझे इसको फर्दर लिफ्ट करना है और मुझे यहां से जब ऊपर में लेके गया सो मुझे ये 3h इसको ऊपर लेके जाना पड़ा। सो ओवरऑल इट वाज 3 mgh। सो हाउ मच इज द टोटल वर्क डन बेटा? mgh प्लस 2 mgh प्लस 3 mgh। So it is equal to what? 6 mgh। Good। आखिरी पार्ट कहां से बेटा कंफ्यूजिंग लग रहा है? एडिशन ऑफ दिस पहले बॉक्स को मुझे ऊपर लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? mg। इंडिविजुअल हाँ, तो टोटल वर्क डन मुझे कितना करना पड़ा? इट वाज 6 mgh। ये अब ले लो हमने इसकी पिक्चर, जस्ट वन सेकंड। ये स्टैकिंग द बॉक्स, ठीक है? मे आई प्रोसीड? आप लिख रही हो? Okay, I'm giving you some time to note it down, please. Please be quick. डन सर। ओके बेटा। अच्छा, मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब आप सोचेंगे कि यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड या हिडन क्यों है? इसलिए है हिडन कि जब ऑब्जेक्ट को हम उठा के हाइट पे रख रहे हैं तो वो मूव तो नहीं कर रहा। अब हमें क्या पता उसमें एनर्जी है या नहीं। सो क्या कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सकती है? दो सिनेरियोस में, जब h जीरो हो और नंबर 2 जब g जीरो हो। अब g जीरो कहां होगा?
वैक्यूम में मैं कहीं दूर चला गया। अब मैं अर्थ के ऊपर रहते हुए कहाँ पे G0 ले सकता? अर्थ की सरफेस पे रहते हुए या अर्थ पे रहते हुए कहाँ? कोर के अंदर, जो अर्थ का सेंटर है ना, वहां पे G की वैल्यू 0 है। अब आपको लगेगा ये क्या, G की वैल्यू तो वहां मैक्सिमम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे पूछता कोई नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू। हमें कैसे पता कि कोर में ग्रेविटी 0? अब मैं बताता हूँ, आपको पता है ग्रेविटी की वजह क्या है? मैस, जितना मैस ज्यादा उतनी ग्रेविटी ज्यादा। सन बड़ा या अर्थ? सन की ग्रेविटी ज्यादा है क्योंकि सन का मैस ज्यादा है, तो जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा। अगर मैं जमीन खोद के अंदर चला जाता हूँ सेंटर में, तो मैं हूं ही सेंटर में, तो ऑब्जेक्ट कहीं दूर होगा तो ग्रेविटी एक्ट करेगी, मैं हूं ही सेंटर। आर यू गेटिंग दिस? सो अगर मैं सेंटर में हूं तो G0 है। तो ये चीज आपसे एग्जामिनर ओ लेवल में नहीं पूछता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको बताने का मकसद क्या है? एग्जामिनर जब भी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सवाल देता है ना, तो आपको कहता है फाइंड द इंक्रीज इन जीपीई, या वो कहेगा फाइंड द डिक्रीज इन जीपीई। अब बच्चा कहता है भाई इंक्रीज का क्या मतलब है, इसने तो एक वैल्यू दी हुई है, मुझे क्या पता पहले कितनी है। तो आपको वाकई में नहीं पता कि पहले कितनी है। क्यों? क्योंकि आप हो सरफेस ऑफ अर्थ पे। अब अगर फर्ज करें कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे बैठा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैं कह सकता हूँ यार मैं गैराज के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर पे, तो मेरा एच वो हाइट है, बट वो नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठ के किसी और सेक्टर में देखता हूँ, तो हो सकता है कि G8 सेक्टर ऊपर हो और वो पर्टिकुलर लेट्स सपोज G10 सेक्टर हाइट में नीचे हो। फर्ज करें कि जी मैं चला जाता हूँ कराची, और कराची ऑब्वियसली इससे भी बहुत ज्यादा लो है क्योंकि वो सी लेवल है। अब कोई भी हाइट 0 कंसिडर नहीं की जा सकती, तो इसीलिए कुछ ना कुछ पहले वैल्यू होगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है अभी पहले कितनी थी। वी हैव टू जस्ट सी हाउ मच द बॉडी हैज गेन्ड द जीपीई नाउ with respect to the height which we have moved it vertically upwards. Is that clear? अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है जीपीई से रिलेटेड, ये बहुत डिटेल्ड लेक्चर है आपका। अगर ऑब्जेक्ट को आप यहां से यूं पकड़ के, ये आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं और आप फोर्स लगा के आप इसको यहां से इधर लेके चले गए, तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं ए बी सी। सो जीपीई निकालने के लिए mgh आप लगाएंगे, तो h क्या होगा? ए बी और सी। हाँ, सी, बिकॉज वी हैव नथिंग टू डू विद इंक्लाइंड डिस्टेंस। क्या है? क्योंकि फॉर्मूला में कहता है mgh, वो इंक्लाइंड डिस्टेंस नहीं बोलता। तो चाहे ऑब्जेक्ट इस तरह से बिल्कुल इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करे, बट हाइट में सिर्फ उसने इतनी ही गेन। ठीक है, सो वी हैव टू जस्ट टेक दैट थिंग इनटू अकाउंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द आंसर वुड बी सी। ओके जी, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। It is the energy stored in an object in the form of some chemical. Can you quote some of the examples of chemical potential energy? रेडियो एक्टिविटी नहीं हो सकता, न्यूक्लियर कह सकते हैं आप, या रेडियो एक्टिव मटीरियल कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल या एलिमेंट कह सकते हैं आप। और किसमें हो सकता है? फूड। आपने ना मटीरियल का नाम नहीं देना, आपने जेनेरिक आंसर देना है। लाइक फूड में हो सकता है, बैटरी के अंदर हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये हो सकता है फायर वर्क्स के अंदर, ह्यूमन स्टमक के अंदर आपके पास केमिकल्स हैं जो फूड को डाइजेस्ट करवाते हैं। तो ह्यूमन स्टमक, आपने रेडियो एक्टिव मटीरियल कह दिया तो वो हो गया। स्पेसिफिक हो सकते हैं, स्पेसिफिक बजाय कि रेडियो एक्टिविटी लिखे, स्पेसिफिक आई थिंक यूरेनियम प्लूटोनियम और ये हाँ आप लिख सकते हैं, बट वो एक एग्जांपल कंसीडर होगा। ये उसी तरीके से है कि एक बच्चा होता है तो उससे पूछता है टीचर की जी यू हैव टू टेल मी 15 नेम्स ऑफ फ्रूट्स, तो बच्चे को सिर्फ 4 याद होते हैं।
वो कहते हैं जी ऑरेंज वो मैंगो होता है, बनाना होता है, उसके बाद होता है एप्पल होता है। अब उसको समझ नहीं आती तो कहता है कि जी 12 बनानास होते हैं, तो हो गए 15। तो इस तरह उसका मतलब ये एक एग्जाम्पल है। तो आप 12 बनानास लिखेंगे तो ये 12 एग्जाम्पल्स नहीं है। यूरेनियम आपने बोल दिया तो यूरेनियम एक एग्जाम्पल है, पोलोनियम लिखे, थोरियम लिखे, जो मर्जी लिखे, वो एक एग्जाम्पल है। आर यू गेटिंग दिस? तो एग्जाम्पल के अंदर यू हैव टू गिव अ जेनेरिक आंसर, ना कि आप उसकी नाम की तरफ चले। अच्छा जी, इज दैट क्लियर जी? ओके। अब ये खास तौर पे बैटरी वाला, फायरवर्क्स वाला और जो ह्यूमन बॉडी से होता है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसके बाद बेटा कौन सी एनर्जी है आपके पास? दिस इज कॉल्ड इलास्टिक। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आजकल एग्जामिनर आईजीसीएसई के अंदर इसको नाम दे रहा है स्ट्रेन एनर्जी। सर ये F इज इक्वल्स टू KX नहीं होता? F इज इक्वल टू के एक्स फोर्स का फॉर्मूला है। अगर आपने इसकी एनर्जी निकालनी है तो इसके फॉर्मूले होते हैं 1/2 Fx, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, एहतियातन आप ये लिख लीजिएगा। F का मतलब फोर्स होता है, x का मतलब एक्सटेंशन होता है आपके पास। अच्छा, क्या बेटा मुझे बता सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन हो सकती है? एनर्जी स्टोर्ड इन व्हाट? इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, या जेनेरिक आंसर देते हैं कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल्स कोट करते हैं। कौन कौन से मटेरियल इलास्टिक होते हैं हमारे पास? स्प्रिंग्स, बंजी रोप, जो आजकल अम्यूजमेंट पार्क्स में यूज की जाती है। इसके बाद आप रबर बैंड, इलास्टिक बैंड, ट्रैम्पोलिन, एक्सेट्रा, तो ये आप यूज कर सकते हैं एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी। अब अकेला एक स्प्रिंग है, जस्ट 1 सेकंड बेटा, अगर एक स्प्रिंग है और वो कंप्रेस्ड या स्ट्रेच नहीं है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। जी बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में सिलिकॉन और सॉरी क्या आ सकता है बेटा? सिलिकॉन योर वॉइस इज मफल्ड बेटे, दोबारा बोलें प्लीज। की एग्जाम्पल में सिलिकॉन आ सकता है? सिलिकॉन, जी सिलिकॉन आ सकता है। सिलिकॉन, जो दो तरह के मटेरियल्स होते हैं सिलिकॉन, एक होता है जो फैब्रिकेशन में इस्तेमाल होता है, लाइक आईसी चिप मेकिंग के अंदर वो इलास्टिक नहीं होता मटेरियल। अब फर्ज करें कि सिलिकॉन के जिस तरह हील पैड्स होते हैं, जिनके पाँव में दर्द होता है उसके लिए सिलिकॉन पैड्स होते हैं, जब उसके ऊपर फोर्स लगती है तो वो कंप्रेस हो जाते हैं, जब फोर्स हटते हैं तो वो स्ट्रेच हो, वापस से अपनी पोजीशन रीगेन कर लेते हैं। तो ये जो कंप्रेशन और रीगेनिंग पोजीशन है, इसका मतलब है इलास्टिक। इफ आई जस्ट आस्क यू द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक मटेरियल, और मैं दो आपको मटेरियल बोलूं तो आपने मुझे बताना है कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। सो व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी मोर इलास्टिक, स्टील और रबर बैंड? रबर बैंड। सो द आंसर इज स्टील, and the answer is why the answer is steel. The material is considered to be more elastic if it can withstand huge amount of the force. वो ऑब्जेक्ट ज्यादा इलास्टिक कंसीडर किया जाता है फिजिक्स में जो ज्यादा फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। सो दैट इज कंसीडर्ड टू बी मोर इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब वो नहीं होता कि स्ट्रेची की तरह। अब देखें हम किसको कह रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी, जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर रखेगा। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो शेप मुश्किल से गेन करेगा। सो दैट मटेरियल इज कंसीडर्ड टू बी मोर इलास्टिक। क्यों? क्योंकि जो उसकी इनिशियल एनर्जी थी वो स्टोर किए हुए है, आप उसको डीफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द ऑब्जेक्ट टू डीफॉर्म। ओ लेवल में ये चीज आपसे एग्जामिनर पूछता नहीं है, बट दिस इज अ थिंग यू शुड नो कि वो ऑब्जेक्ट ज्यादा इलास्टिक कंसीडर किया जाएगा। अगले चैप्टर में कहीं लिंकेज करवाऊंगा इसका। वो ऑब्जेक्ट ज्यादा इलास्टिक कंसीडर किया जाएगा जिसके अंदर ज्यादा फोर्स बर्दाश्त करने की
ability होगी, that is considered to be more elastic. Is that clear जी? Any questions so far? Done No, बेटा? sir. Okay, fine. So elastic potential energy is done. हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं करेंगे, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एनी। अच्छा बेटा, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं फर्दर, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कंजर्वेशन? प्रिजर्व मतलब सेव। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अच्छा लिखें बेटा, इट स्टेट्स दैट सर आप It- बोले आप it states that the energy can neither be created spelling mistake को omit कर लें, neither be created nor be destroyed, but can be changed from one form to another. एनर्जी कन्वर्जन डिटेल में हमने पढ़नी है कल, तो अभी हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास 5 मिनट है, वी आर गोइंग टू डू समथिंग एल्स। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जेंस काफी सारी है, उसके ऊपर डिटेल में हमने डिस्कशन। ओके, देयर इज वन मोर थिंग, हम ये कहते हैं, अच्छा पहले इसको जरा समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होगी, ना आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ना आप इसको वेस्ट कर सकते हैं, किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्जन हो सकती है। वेस्ट का मतलब यहाँ पे होगा कि आप इसको टोटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब एनर्जी गायब होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक और डेफिनेशन है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। It states that the amount of energy gained by the object is equal to the work done on that object. ये उसी तरीके से है कि जिस तरह मैंने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किया, तो इसका मतलब है वो वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मैंने वर्क डन किया, वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो गया, तो ये कौन सी एनर्जी बन गई? काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग पड़ा हुआ था, मैंने वर्क डन किया, मैंने उसको जब कंप्रेस किया, तो कौन सी एनर्जी? तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना वर्क डन करेंगे वो 100% एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अगर हमारा सिस्टम आइडियल है तो। अब हर सिस्टम को आइडियल कंसिडर करेंगे जब तक हम पढ़ रहे। फिजिकल फिनोमेना जितने भी हम जब स्टडी करते हैं तो हम सबको आइडियल सिचुएशन में कंसिडर करते हैं। आइडियल वो होता है जिसके अंदर लॉसेस वगैरह को हम इनिशियली इग्नोर करें। तो जब साइंटिस्ट ये लॉ प्रेजेंट करते हैं तो लॉ प्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर हमने केस स्टडी बना के प्रेजेंट कर दी। अभी हर सिचुएशन के लिए वैलिड है, अगर वो फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं हम उसको निकाल दें तो हमें ये मालूम है कि जी की वैल्यू हर वक्त कांस्टेंट रहेगी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 रहेगी। कब? जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो फिर ए की वैल्यू जी के बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या लॉ गलत है? नहीं, लॉ गलत नहीं है, उस सिचुएशन के अंदर हमें जाना पड़ेगा जिस बंदे ने बनाया है लॉ। अब ये उसी तरीके से है, लेट्स सपोज कि एक बंदा है, पेशेंट है, उसको स्टमक का इशू है। डॉक्टर कहता है कि जी ये आपको तब इफेक्टिवली मेडिसिन काम करेगी जब आपने इसको खाना खाने से आधा घंटा पहले खाली पेट लें। अब आप खाना खा के इसको मेडिसिन को लेंगे तो ऑब्वियसली इट वुड नॉट बी दैट मच इफेक्टिव, तो फायदा नहीं है उसका। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है दैट इज वेरी मच। तो आप कहें कि जी मुझे आराम नहीं आ रहा, तो वो इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इट द वे इट वाज मेंट टू। जैसे करनी चाहिए थी वैसे आप कर नहीं रहे, जिसकी वजह से यू आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। अगर एक बॉल है, मैं उसको रोल डाउन कर देता हूँ, सारी उम्र चलते रहना चाहिए, फर्स्ट लॉ ये कहता है।
बट वो रुक जाता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट है। तो हालांकि उस दौर के अंदर लोग वैक्यूम में नहीं गए थे, स्पेस में नहीं गए थे, बट द लॉज वर मेड एट दैट टाइम। अब हम उसको प्रूव करें तो बिल्कुल ठीक है हमारे पास। ठीक है जी। सो यहाँ तक बेटे हमारा आज का लेक्चर था। होप आपको चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।